गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th का बैच है, रिवीजन बैच। आज हम लोग करेंगे प्रॉब्लम्स यूनिट 3 की। तो पेज नंबर कौन सा है? 117। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, अरिहंत में ये 3 टॉपिक में दिया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड है, क्लास 12th। रिवीजन चैप्टर 4, प्रॉब्लम्स का लेक्चर 1। ठीक है। देखें, पहला क्वेश्चन। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस आर कैरीज अ स्टेडी करंट I. The current is uniformly distributed across its cross section, its area of cross section. The ratio of magnitude of magnetic field B1 at A by 2, B2 at distance 2A. यहाँ पे रेडियस R नहीं है, रेडियस A है। तो वायर की रेडियस करेक्ट कर लो उसको। वायर की रेडियस कितनी है? A। नहीं समझे? जैसे वायर है, वायर मान लो, सिलेंडर मान लो, इसकी रेडियस कितनी है? A। ये हो गई इसकी एक्सिस, ठीक है, ये A है। थोड़ा सा इधर हो गया। ठीक है, चलो मान लेते हैं ये A है। तो हमें कहाँ कहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है? इसके एक्सिस से A/2 पे, यहाँ पे, और 2A पे, यहाँ पे। इसको अंदर मान लो। यहाँ पे 2 जगह मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो निकालना है। ठीक है, रेडियस इसकी A है, P पे और Q पे। P जो है कंडक्टर के अंदर है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था इसका प्रूवमेंट, एक बायो-सेवर्ट लॉ के द्वारा और एक एम्पियर्स लॉ के द्वारा। तो कहाँ पढ़ा था? वायर के बाहर। यहाँ पे कहाँ निकालना? वायर के अंदर। ठीक है, अभी नहीं समझे? एक आगे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ठीक? तो हम प्रूवमेंट बता दे रहे हैं कि ताकि लॉन्ग क्वेश्चन का भी काम चल जाए आपका। क्वेश्चन है आपका (22). कौन सा क्वेश्चन है? 22। फिगर शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए। देखो रेडियस ए दिया गया है, कैरिंग स्टेडी करंट I. द करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन अ रीजन R। पहली बार कहाँ दिया गया है? A से कम, यानी कंडक्टर के अंदर। दूसरा बार कहाँ दिया गया है? A से ज़्यादा। तो A से ज़्यादा तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अरे कंडक्टर के बाहर तो निकाल ही चुके हैं ना। तो जैसे हम निकालें इनसाइड द कंडक्टर, क्वेश्चन नंबर 22, इसी से क्वेश्चन 1 हो जाएगा। ठीक है, कहाँ निकालना है हम लोग? इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, अभी नहीं समझे? और पूरे में करंट है, कितनी करंट मान लेते हैं? कैपिटल I। चलो, और ये करंट पूरे में यूनिफॉर्मली कैसी है? डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो हम पहले निकालने जा रहे हैं इनसाइड द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर
ठीक है, कहाँ निकालने जा रहे हैं हम लोग? इनसाइड द कंडक्टर। यानी हम कह सकते हैं आर की जो वैल्यू है वो ए से कम है। ए इसकी क्या है? रेडियस। ए क्या है इसकी? रेडियस। क्लियर? तो जो आर की वैल्यू है वो ए से कम है। समझ गए? तो बस एक क्लोज कर्व ले लो, ये क्लोज कर्व ले लिया हमने। ठीक है, ये हमने आर है, इसको यहाँ नीचे शो कर दे रहे हैं आर। ठीक है, अभी नहीं समझे? आप जानते हैं डीएल वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन दोनों कहाँ थी? सेम डायरेक्शन में। अरे अभी तो प्रूवमेंट पढ़े हैं सब एम्पियर्स ला के। ये बी वेक्टर हो गया और ये डीएल वेक्टर। ठीक है, बाहर जो इसके करंट है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाहर के कहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सब एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। हमें उस करंट से मतलब है जो इस क्लोज लूप के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज लूप जो होता है उसको बोलते क्या है? क्लोज्ड सर्किट। क्या बोलते हैं? ठीक है, अभी नहीं समझे? डायरेक्ट एम्पियर्स लॉ यूज करो, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या होता है? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर along द बाउंड्री ऑफ अ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट कह दो, क्लोज कर कह दो, नहीं समझे? इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब मेन चीज़ क्या है? आई निकालना है हमें, यानी इस क्लोज सर्किट के अंदर से कितनी करंट है। अभी नहीं समझे? ठीक, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग? उसको ब्रैकेट में शो करो। करंट पर यूनिट एरिया। करंट, तो कन्फ्यूजन है कुछ, उसको क्या कर लें? क्या? आई डैश कर लो। क्या कर लो? आई डैश। आई डैश वो करंट है जो उस क्लोज सर्किट से क्या हो रही है? पास हो रही। क्लियर? तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालें। क्रॉस सेक्शनल एरिया करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा? टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया। टोटल करंट कितनी हो गई? आई। नहीं समझे? कैपिटल आई ले लो, स्मॉल आई ले लो, कुछ भी ले लो, क्या नहीं जान पा रहे हो? और टोटल एरिया कितना हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर। ए रेडियस है, तो पूरे वायर से कितनी करंट पास हो रही है? सॉरी, पूरे वायर से कितनी करंट पास हो रही है? आई। और पूरे वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? पाई ए स्क्वायर। नहीं समझे? और इसका क्रॉस, अगर इसकी रेडियस ए है तो इसका क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? पाई ए स्क्वायर। नहीं समझे? अब इससे कितनी करंट पास होगी? करंट पासिंग थ्रू क्लोज्ड सर्किट ऑफ रेडियस आर। कितनी करंट पास होगी? तो पर यूनिट एरिया से कितनी करंट पास हो रही है? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो पर यूनिट एरिया से इतनी करंट, तो ए एरिया से कितनी करंट? ए का मल्टीप्लाई कर दो। और यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन जो ये लूप, इस लूप का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस आर है पाई आर स्क्वायर नहीं हो जाएगा? पर यूनिट एरिया से कितनी करंट? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। नहीं समझे? और इस लूप का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। ये जो क्लोज सर्किट है ये सर्कल है, क्या है? और सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर। तो पर यूनिट एरिया से कितनी करंट? आई अपॉन पाई ए स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट? पाई आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई। नहीं समझे? कोई भी डाउट हो पूछ लो। ये आ गया आपका आई डैश की वैल्यू। आई डैश वो करंट है जो इस क्लोज सर्किट से क्या हो रही है? पास हो रही है।
अभी नहीं समझे? और बी इंटू डी एल कितना होता है? बी इंटू 2πr। बी को भाई बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। बीच का एंगल कितना हो गया? cos 0 कितना होता है? 1। समझ गए? और बी बाहर ले लेंगे, डी एल का इंटीग्रेशन एल, एल का मतलब टोटल लेंथ 2πr। क्लियर? एम्पियर्स लॉ में पढ़ चुके हैं इंप्रूवमेंट। म्यू नॉट आई डैश कितना है? पाई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एक आर कट जाएगा, यानी बी का फॉर्मूला क्या आ गया? पाई कहाँ है? आई है ना, ठीक है। तो म्यू नॉट एक आर कट जाएगा अपॉन 2π आई आर अपॉन ए स्क्वायर, ये आया। क्लियर? तो वायर के बाहर क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 2π आई अपॉन आर। कहाँ होता है? वायर के बाहर। वायर के बाहर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, समझ गए? उसके बाहर कितना होता है? म्यू नॉट अपॉन 2π आई अपॉन आर। नहीं समझे? म्यू नॉट आई अपॉन 2π आर कह सकते हो, ठीक है। किसके बाहर? वायर के। और वायर के अंदर? अभी नहीं समझे? अच्छा, कैपिटल आई ली थी क्या करंट हमने? कैपिटल आई ले लो, स्मॉल आई ले लो, बात एक ही है, ठीक है। अभी नहीं समझे? तो ये फार्मूला हमने किसके लिए डिराइव किया है? वायर के अंदर। अगर वायर के बाहर करना है तो पूरी करंट हो जाएगी उसके अंदर, बस आई डैश जहाँ लिखा था वहाँ क्या लिख दोगे? आई, क्योंकि वायर के बाहर जब निकालोगे यहाँ पे तो पूरी करंट इसके अंदर हो जाएगी। क्लियर? ये तो हम लोग प्रूवमेंट पढ़ चुके हैं ना हम लोग। तो जब वायर के बाहर निकालेंगे तो पूरी करंट हो जाएगी इसके अंदर। अब इस क्लोज सर्किट के अंदर कितनी करंट है? पूरी आई। अगर हम वायर के बाहर निकालें, बता चुके प्रूवमेंट, आउटसाइड ऑफ द वायर, बस लगा दो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर 2π आई डैश, ठीक है। ये कितना हो गया? बी इंटू 2πr, बी इंटू 2πr। नहीं समझे? और यहाँ पे ध्यान रखना, आर की जो वैल्यू होगी वो ए से क्या होगी? ज़्यादा होगी, और यहाँ पे आर की वैल्यू ए से कम थी। नहीं समझे? बस आई डैश की वैल्यू यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगी? आई के, क्योंकि इस क्लोज सर्किट के अंदर टोटल करंट है ना। क्यों नहीं जान पा रहे हो बेटा? म्यू नॉट आई डैश, तो म्यू नॉट आई, ये एम्पियर सर्किट लॉ यूज़ किया है। यहाँ पे आई डैश की वैल्यू ये है, और यहाँ पे आई डैश की वैल्यू आई के इक्वल। समझ गए? बस आ गया। म्यू नॉट अपॉन 2π, ये बाहर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 22। और जिस तरीके से उन्होंने डायग्राम बनाया वैसे नहीं बनाओगे, ऐसे बनाओगे। समझ गए? काम उस तरीके से किया जाता है जो सिंपल हो, जो तुम्हारे लेवल से मैच कर जाए। नहीं समझे? दूसरों से बेटर मार्क्स चाहिए तो दूसरों से बेटर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? 22। अगर फर्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो पहली बार में हमसे पूछा है a/2 डिस्टेंस पे। कहाँ पूछा है? a/2, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला अंदर हो गया ना। नहीं समझे? और फिर कहाँ पूछा है? 2a डिस्टेंस पे, यानी उसके बाहर, यानी b1 अपॉन b1 कितना हो गया? म्यू नॉट आई आर अपॉन 2π a स्क्वायर। आर की जगह क्या लिखोगे? a/2। म्यू नॉट आई a/2। क्लियर? यानी कितना आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4π a, ठीक है। ये कहाँ पे निकाला हम लोगों ने? r इक्वल टू a/2 पे। फिर हम कहाँ निकालेंगे? एट r इक्वल टू 2a, b2 मान लो उसको। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, r की जगह क्या लिखेंगे? 2a। पहले फार्मूला लिखे ना, जान नहीं पाते हो।
आर की यहाँ क्या लिखेंगे 2a, तो ये तो दोनों सेम आ गए। हाँ, तो b1/b2 कितना आ गया 1। तो इसको याद कर लेना, अंदर वाला फार्मूला। बाहर क्या होता है μ0/2 I/r, अंदर क्या होता है μ0/2 IR/a²। बस ए ध्यान रखना वायर की रेडियस है, ए क्या है वायर की रेडियस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में प्रिंटिंग दी गई है कि रेडियस कितनी दी गई आर, आर नहीं है ए, काट करके ए कर लो। वायर की रेडियस कितनी है ए, अभी नहीं समझे? तो दोनों का रेशियो क्या आ गया 1:1 इक्वल, नोट करो जल्दी। ये प्रूवमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, फिर भी दोबारा नोट कर लो। ये अंदर वाले हमने बताया। नोट कर लिए सब ना? तो दो क्वेश्चन एक साथ हो गए, फर्स्ट और 22। और जब भी अंदर के लिए पूछेंगे यही फार्मूला, प्रूवमेंट पूछेंगे तो ये। नहीं समझे चाहो तो इसको पहले अलग से निकाल के दिखा दो, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, नहीं तो बड़ा छोटा लगेगा, ठीक। और जो डायग्राम हमने बनाया है वही बनाना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ अ स्टेट। बाहर पूछा है, बाहर क्या फार्मूला होता है μ0/2 I/r, भूल गए, यानी b प्रोपोर्शनल टू 1/r। और प्रोपोर्शनल का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, हम आपको बता चुके हैं, हाइपर, वो ऐसे, समझ गए? अभी नहीं समझे? तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा इसी तरह, कोई डाउट? क्योंकि उन्होंने कहाँ पूछा है, वायर के बाहर। हाँ, अंदर पूछते तो अंदर के लिए फार्मूला भी हमने बताया μ0/2 IR/, तो फिर अंदर ऐसे ऐसे होता, सेंटर पे तो 0 होता है एक्सिस पे, फिर ऐसे ये हो जाता मैक्सिमम, और यहाँ पे जो स्मॉल r है वो a के इक्वल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए। अंदर क्या बताया था हमने μ0/2 IR/a², यानी b प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। इसके बाद ये एक्चुअल में ये ग्राफ है सबसे सही, ठीक है। ये है r इज ग्रेटर देन a, यानी वायर के बाहर, और ये है r इज इक्वल टू a, और यहाँ क्या है r इज लेस देन a, समझ गए? यानी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, वायर के सरफेस पे, वायर के सरफेस पे, और सेंटर पे कितना होता है 0, समझ गए? तो ये करेक्ट है, समझ गए? अंदर के लिए फार्मूला क्या होता है μ0IR/2 a², भूल गए? ये अंदर हो गया। क्लियर? अभी नहीं समझे? और बाहर क्या होता है μ0I/2 r, अभी नहीं समझे? और जब यहाँ पे निकालेंगे b मैक्स कितना हो जाएगा μ0I/2 a, अरे r a के इक्वल हो जाएगा ना, समझ गए? ये सही है, लेकिन हमको चूंकि पूछा है केवल किसके बाहर, वायर के बाहर, तो केवल इतना, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, डी। उसको भी नोट कर लो। ये वायर के अंदर, ये वायर के सरफेस पे, और ये वायर के बाहर। कहाँ से चलना स्टार्ट किया हमने, वायर के एक्सिस से। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा एक्सिस पे कितना होता है 0, उसके अंदर कोई करंट ही नहीं है, नहीं समझे? करंट तो तब होगी जब एक्सिस से थोड़ा सा दूर जाओगे। कुछ समझ आ रहा है आयुष? नहीं समझे?
तो सेंटर पे कितना हो गया 0, ये सरफेस पे हो गया वायर के और ये सरफेस के बाहर। क्वेश्चन नंबर 3, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप B1, सेंटर पे B1 दिया गया है और एक्सिस पे दिया गया है B2, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। B1 और B2 का रेशियो पूछा है, ये तो फार्मूला बेसिस है। सेंटर पे फार्मूला क्या होता है सर्कुलर लूप के, म्यू नॉट I अपॉन 2A, यहाँ A की जगह क्या हो जाएगा R, ये सेंटर पे पढ़ा नहीं तूने, B को टू म्यू नॉट I अपॉन 2A, नहीं समझे, सर्कुलर लूप के सेंटर पे, नहीं समझे। और एक्सिस पे कितना होता है, एट द एक्सिस, एक्सिस पे क्या बताया था, वैसे तो 2A होता है लेकिन यहाँ पे A की रेडियस कितनी दी गई है R, क्लियर। एक्सिस पे कितना होता है, म्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, ये तो होता है एक्सिस पे। अब अगर सेंटर पे निकालना होता तो एक्स ये क्या लिख देते हैं 0, क्यों नहीं जान पा रहे हो बेटा। तो लेकिन यहाँ भी A भी R है और X भी R है, क्योंकि सेंटर O से कितनी डिस्टेंस पूछा है, R डिस्टेंस। तो म्यू नॉट I A की जगह क्या लिखोगे R स्क्वायर 2R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 3/2, ठीक है। अभी नहीं समझे, तो 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर, तो 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2, तो कितना हो जाएगा 2√2। तो अरे ये 2 नहीं जान पा रहे हो ना, म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R स्क्वायर का होल पावर 3/, ये आया है। कैलकुलेशन भी नहीं जान पाते हो लड़के, देखें तो कितना आ गया, इसका करेंगे 2√2, कितना हो जाएगा 2√2, और ये कितना हो जाएगा R³, तो ये हो गया म्यू नॉट I अपॉन 4√2R, ये आ गया। डिवाइड करो B1 अपॉन B2, ये पूछा हमसे, तो म्यू नॉट I अपॉन 2R मल्टीप्लाइड बाई 4√2R अपॉन म्यू नॉट I, तो म्यू नॉट I से म्यू नॉट I क्या हो गया, कैंसिल, R से R कैंसिल, 2√2 आ गया, 2√2 अपॉन 1, नहीं समझे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये 3 था। 4, अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड की बात कर रहे हैं। एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द सोलेनॉइड along its axis, which of the following quantities will not increase। आप जानते हैं जब सोलेनॉइड के अंदर क्या रख देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, सोलेनॉइड के अंदर क्या रख देते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, तो उसका मैग्नेटिज्म लाखों गुना बढ़, सैकड़ों गुना बढ़ जाता है, लाखों ज़्यादा हो जाएगा, नहीं समझे। सोलेनॉइड जानते हो, एक पाइप लेकर के उसको वो वायर को वाइंडिंग करके, कुछ नहीं जानते हो क्या, उसके अंदर जब सॉफ्ट आयरन की रॉड रख देते हैं तो उसका मैग्नेटिज्म लाखों गुना बढ़ जाता है, फिर लाखों बोल दिया हमने, सैकड़ों गुना बढ़ जाता है, लाखों बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जब B बढ़ जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो देखो कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। फर्स्ट A क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ ही जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, सैकड़ों गुना। मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। रेट ऑफ हीटिंग ये नहीं बढ़ेगा, सेल्फ इंडक्टेंस ये बढ़ जाएगा,
एल क्या होता है, एन फाई अपॉन आई, एन फाई अपॉन आई। तो जब फाई बढ़ेगा तो एल नहीं बढ़ जाएगा, समझ गए? क्या नहीं बढ़ेगा? रेट ऑफ हीटिंग, कॉइल में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि हीट का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। एच ले लो, टी टाइम में कितनी हीट प्रोड्यूस होती है, आई स्क्वायर आर टी। ये करंट पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, समझ गए? करंट भी वही है, रेजिस्टेंस भी वही है, केवल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से क्या बढ़ेगा, एल। ठीक है? क्यों नहीं जान पा रहे हो? क्या चीज़ नहीं चेंज होगी, रेट ऑफ हीटिंग। रेट पूछा है तो टी नहीं आना चाहिए, यानी पावर लिखो। रेट का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में। रेट का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड पर सेकेंड। रेट ऑफ हीट लॉस, पावर, बात एक ही है। फिफ्थ, अ करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम फोर्स कब लगता है, जब परपेंडिकुलर हो, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। तो कब मैक्सिमम होगा, F मैक्स के लिए कैपिटल आई ले लो, स्मॉल आई ले लो, बात एक ही है। F मैक्स के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो करंट, वो फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब परपेंडिकुलर हो। ए ऑप्शन। अभी नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 6, a current of 10 ampere is flowing from east to west in a long straight wire kept on a horizontal table. The magnetic field developed at the distance of 10 centimeter due north. बना लो डायग्राम। इस टाइप क्वेश्चन बगैर डायग्राम के नहीं ट्राई करोगे, ये ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ। ध्यान रखना, प्लस एक्स एक्सिस जो है ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अभी नहीं समझे? तो ईस्ट से वेस्ट करंट, ईस्ट से वेस्ट ये, और पूछा कहाँ पे, नॉर्थ पे। कहाँ पूछा है, कितने डिस्टेंस पे। करंट कितनी दी गई है, 10 एम्पियर, और डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, यानी 10 टू द पावर -1 मीटर। निकालो बी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -7। आई कितना हो गया, 10, आर -1। तो ये 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला आ गया। डायरेक्शन, रूल नंबर 1, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो, रूल नंबर 1। बाकी हर जगह रूल नंबर 2। फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट P, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्रॉस। फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट P, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पेन ऐसे लगाएंगे, पेन कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। ठीक है? फिंगर्स, देखिए रूल नंबर 1 केवल एक ही जगह यूज होता है, जब हमें करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। क्यों नहीं जान पा रहे हो बेटा? कब सीखोगे? पूरी यूनिट बर्बाद हो जाएगी अगर रूल नंबर 1 और 2 में कन्फ्यूजन है तो। समझ गए? एक स्केच पेन से रूल नंबर 1 लिख लो, 3 लाइन केवल। फिंगर्स टुवर्ड्स दैट पॉइंट एट विच डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, thumb in the direction of current, then the direction perpendicular outwards to the palm represents direction of magnetic field at that point. ठीक है? रूल नंबर 1, नीचे रूल नंबर 2 लिख लो स्केच पेन से, उसकी फोटो खींच लो, उसको वॉलपेपर बना लो। नहीं समझे? नहीं तो फिर 11 मार्च से आने की तैयारी करो। ठीक है? तो फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट P, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। उंगलियां P की और थंब करंट की डायरेक्शन में। बी कैसा हो गया, क्रॉस। बी कैसा हो गया, क्रॉस। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, आगे देखो। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये ऑप्शन 2 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला डाउनवर्ड्स। क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, तो ऑप्शन ए 7th।
A current I flows through a long straight conductor which is bent into a circular loop of radius r. Magnitude of net magnetic field at point O. O पे आपसे क्या पूछा है? नेट मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? ऐसे. ठीक है. ये सर्कुलर ऐसे करंट जा रही है. इसमें कैसी है? लूप में बेंड तो है क्लॉकवाइज. लूप में कैसी है? क्लॉकवाइज. ऐसे. इसका मतलब ये जो वायर है ना, वो ऐसे जा करके, नहीं, ये वायर ऐसे जा करके ऐसे आया. ठीक है. क्लॉकवाइज ही तो है. और करंट इसमें कहाँ जा रही? नीचे. ठीक है. तो ये वायर करंट ऐसे आकर के ऐसे जा रही है. ठीक है. नहीं समझे? तो पहले स्ट्रेट वायर के कारण, स्ट्रेट वायर डॉट, नहीं समझे? फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट ओ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डॉट. और इसके कारण क्रॉस, सर्कुलर के कारण. ठीक है. किसके कारण ज़्यादा होता है? सर्कुलर कारण. क्योंकि स्ट्रेट वायर में अपॉन में क्या आ जाता है? पाई. सर्कुलर में अपॉन में पाई नहीं होता है. म्यू नॉट आई अपॉन 2 होता है ना. तो कितना हो जाएगा? बी इक्वल टू B2 माइनस B1. B2 किसके कारण है? सर्कुलर के कारण. नहीं जान पाओगे ना, ड्यू टू स्ट्रेट वायर. अलग अलग कर लो. कितना हो गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर. रेडियस आर है ना इसकी. इधर आ रहा है तो उधर भी आर होगा. क्यों नहीं जान पा रहा? ड्यू टू सर्कुलर लूप. म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ये है आपका डॉट, ये है क्रॉस. क्लियर? नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 माइनस B1. B2 बड़ा है ना, सर्कुलर के कारण ज़्यादा होती है. क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि अपॉन में पाई नहीं है. इसमें अपॉन में पाई है. क्यों नहीं जान पाते हो बेटा तुम? तो इसके कारण डॉट और इसके कारण क्रॉस. तो क्या कॉमन आ जाएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस 1 अपॉन पाई. आंसर. अच्छा, डायरेक्शन पूछी नहीं. अगर पूछी होती तो क्या होती है? क्रॉस. क्योंकि जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होता है? लार्जर वेक्टर की डायरेक्शन में. नहीं समझे? जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होता है? लार्जर वेक्टर की डायरेक्शन में. नोट करो जल्दी. कौन सा ऑप्शन सही है? डी. ठीक है. इस टाइप क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं. स्ट्रेट वायर, सर्कुलर लूप. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. When the radius of a circular loop carrying a steady current is doubled, magnetic moment becomes 4 times. सही है. लूप का m कितना होता है? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ लूप, सर्कुलर लूप. ऑफ अ सर्कुलर लूप कितना होता है? m इक्वल टू NIA. समझ गए? क्यों नहीं जान पाते तुम? NIA. ए की जगह क्या हो जाएगा? पाई a स्क्वायर. अगर लूप की रेडियस a है तो. अब डबल कर दो m डैश. NI और पाई a की जगह क्या लिखेंगे? 2a.
तो 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर। नहीं समझे? अरे रेडियस को डबल कर दिया, वहाँ पाई a स्क्वायर था, ये पाई 2a स्क्वायर हो गया। सर्कल का एरिया नहीं पता क्या, पाई r स्क्वायर होता है, तो रेडियस a लेते हैं ना हम लोग लूप की, तो पाई a स्क्वायर, ये हो गया पाई 2a स्क्वायर। 4 टाइम्स आ गया 4m डैश। हाँ, रीजन क्या दिया इसका? द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप। सही तो है, m प्रोपोर्शनल टू a, m प्रोपोर्शनल टू a। रीजन भी सही है, एसर्शन भी सही है, सॉरी एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन में क्या दिया गया है? देखो ऑप्शन शायद इसका गलत है। हाँ बी, तो उसको ए करो। क्या करो? ए। अरे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो, क्योंकि ये एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया के कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब रेडियस को डबल करोगे तो एरिया 4 टाइम्स नहीं हो जाएगा? नहीं समझे? जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो एरिया के कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब रेडियस को डबल करेंगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा तो एम भी 4 टाइम्स। नहीं समझे? कुछ समझ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड इट्स क्रॉस। सोलेनॉइड के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? बी इक्वल टू म्यू नॉट एंड आई नॉट। समझ गए? तो यहां पे कहीं पे लेंथ आई नहीं, लेंथ से मतलब ही नहीं, क्योंकि पर यूनिट लेंथ है। एंड क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। समझ गए? अभी नहीं आया समझ? जैसे 1 मीटर है 100 टन है, 2 मीटर ले लो 200 टन ले लो, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। समझ गए? ना लेंथ पे डिपेंड कर रहा है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, यानी एसर्शन करेक्ट है। कई बच्चे बेवकूफ़ टाइप के सोचते हैं कि n/L होता है तो लेंथ पे तो डिपेंड कर रहा है। अरे लेंथ पे कहाँ डिपेंड कर रहा है? लेंथ को तुम डबल कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दो। समझ गए? तो लेंथ पे कहाँ डिपेंड कर रहा है? अभी नहीं है समझे? ठीक। और ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। तो क्या कहेंगे हम लोग? हाँ, एसर्शन करेक्ट है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। द मैग्नेटिक नहीं, रीजन भी करेक्ट है, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? यूनिफॉर्म। लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अंदर यूनिफॉर्म होता है, इसका उससे क्या रिलेशन है? अंदर यूनिफॉर्म होता है, इसका उससे क्या रिलेशन है? नहीं समझे? समझ आया? तो रीजन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। समझ गए भाई? अंदर यूनिफॉर्म होता है तो इसका एल और ए से क्या कनेक्शन है? समझ गए ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। लूप के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमें क्या करना है? ड्रॉ करना है। तो आपको पता है किसी भी लूप को सामने से देखने पे अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है? क्लॉकवाइज, तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल। क्यों नहीं जानते हो? क्लॉकवाइज से तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज से तो और आपको पता है नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं? निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं। तो उसकी लाइन को ध्यान समझो, जैसे ये है लूप, ये क्लियर, और करंट जा रही मान लेते हैं ऐसे। तो ऊपर से देखो कौन सा वाइज हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। अरे ऐसे है ना, ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है? तो ये काम करेगा नॉर्थ पोल का और ये करेगा साउथ पोल का। ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज हो गई ना, तो नॉर्थ पोल से लाइंस क्या होती हैं? निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं। समझ गए? ऐसे। ऐसे लाइन कैसे होंगे? समझ आया? जैसे मैग्नेट में ड्रॉ करते हैं,
एक तो बीच वाली सीधी हो गई और अंदर वाली ऐसे, नहीं समझे? ऐसे तो ड्रॉ करते हैं। बस यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या है, दूर दूर है। वहाँ पे क्या है, जहाँ नॉर्थ है वहीं ऊपर से नॉर्थ नीचे साउथ, ये लूप है, ऊपर से नॉर्थ नीचे साउथ। तो ऐसे बीच वाली लाइन तो सीधी होगी, बाकी लाइन ऐसे, जैसे इसमें है, इसमें नॉर्थ और साउथ दूर दूर है, वहाँ पे एक ही जगह है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे स्ट्रेट वायर के कहाँ जो लाइंस होती हैं वो ऐसे होती हैं। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे क्रॉस, इधर निकालेंगे डॉट। याद आया? जैसे कोई स्ट्रेट वायर है, नहीं जान पा रहे हो ना, उल्लू टाइप की, ये स्ट्रेट वायर है, ठीक। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस। नहीं पता क्या, रूल नंबर 1, उधर डॉट। क्लियर? यानी इधर लाइंस क्या हो रही हैं, घुस रही हैं, उधर निकल रही हैं। सर्कल के फॉर्म में होती लाइंस ऐसे, एक लाइन ये हो गई। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है। और आप जानते हो लूप का छोटा सा पार्ट हम किसके साथ डील करते हैं, स्ट्रेट लाइन। किसके साथ डील करते हैं, स्ट्रेट लाइन। अभी नहीं समझे तो हर जगह ऐसे होंगी लाइंस, उसको रेड कलर से शो कर दें। हम यहाँ 2 जगह शो कर रहे हैं, आप हर जगह शो कर सकते हो, पूरे जगह, क्योंकि छोटा सा पार्ट किसके साथ डील करेगा, स्ट्रेट लाइन। समझ गए? ऐसे ऐसे ये करंट ऐसे जा रही है, मैंने डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। करंट, इसमें करंट कहाँ जा रही है, बाहर की ओर, ऐसे डॉट। और यहाँ निकाल लें हम लोग तो बाहर की ओर, कहाँ निकालें, ऊपर, ऐसे, ठीक है। ये पार्ट लिया हमने, ये लूप का ये पार्ट लिया, इसमें करंट किधर है, बाहर की तरफ, ऊपर निकालना हमें, इधर राइट, ठीक है। यानी अंदर से बाहर, ये ऐसे। तो ये ऐसे क्यों है, क्योंकि ये हर पार्ट इसका किसके साथ बिहेव करेगा, स्ट्रेट लाइन। तो आपको ये चीज़ हर पॉइंट पे शो करनी चाहिए कायदे से। अब हर जगह शो नहीं कर सकते, तो इधर शो कर दो, इधर शो कर दो। ये मैग्नेटिक लाइन, इसको अच्छी तरह समझो। आगे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये कौन सा पोल हो गया, नॉर्थ। ये कौन सा हो गया, साउथ। ये सेंटर, ठीक है। अगर इसको ना भी बनाओ, इन दोनों को ये बना दो, सफिशिएंट है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं, इधर नॉर्थ, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ अलग, और बीच वाली लाइन कैसी होती है, स्ट्रेट। तो बीच वाली लाइन स्ट्रेट। ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज है ना करंट, ऊपर से करंट कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? तो ये मैग्नेटिक लाइंस हो गई। कई बार आ चुका है, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका इस चैप्टर में है सर्कुलर लूप, एक्सिस पे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, और इसकी लाइंस ये, समझ गए। और एक उस टाइप का क्वेश्चन जो अभी हमने बताया, सर्कल और स्ट्रेट वायर। नहीं समझे? इस टाइप के इस टॉपिक से आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। अभी नहीं समझे, कोई डाउट, लाइन बना लो, ठीक है। एक नंबर तो वाले तो देख ही ले कम से कम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, डायग्राम बना लो इसको। अगर इन लाइंस को ना भी शो करो तो चल जाएगा। हमने ये क्यों शो किया, समझ आया? क्योंकि सर्कुलर लूप का छोटा सा पार्ट किसकी तरह डील करता है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन के चारों तरफ जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। क्लियर? कोई डाउट? डिराइव विद द हेल्प ऑफ डायग्राम।
एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ वेरी लॉन्ग सोलेनाइड। सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है एम्पियर्स लॉ का यूज करके, याद आया? कैसा क्लोज सर्किट लिया था हमने इसमें? रेक्टेंगल PQRS। पीछे पूरा भूल गया क्या? लॉन्ग सोलेनाइड था ऐसे PQRS, याद आया? वो प्रूवमेंट पूछा है, 12 वाला बता रहे हैं, पहले वो देखें, बाकी सब तो वो थ्योरी है ना। लॉन्ग सोलेनाइड, इसमें भी लॉन्ग सोलेनाइड पूछा है 13 वाले में, सेम 14 वाले में अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L। हाँ, लेकिन सेमी सर्कल के कारण पूछा है। किसके कारण पूछा है? सेमी सर्कल, यानी हम बताएंगे 12 और 14। 15 देखो, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ शो थ्रू एन एग्जाम्पल हाउ दिस लॉ इज एनेबल एन इजी इवेल्युएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन देयर इज अ सिमेट्री इन द सिस्टम। ठीक है, यानी ये कब अप्लीकेबल होता है? जब सिस्टम में क्या हो? सिमेट्री हो। तो स्ट्रेट वायर वाला एग्जाम्पल ले लेना। स्ट्रेट वायर, ठीक है, अब जितनी डिस्टेंस ये R उतनी डिस्टेंस ये, ठीक है, तो चारों तरफ से डिस्टेंस क्या है? सेम है, तो सिमेट्री हो गई। अगर सिमेट्री नहीं होती तो हम लोग यूज ही नहीं कर पाते। मान लेते सपोज हम लोग ऐसे ले लेते, ऐसे ऐसे, इधर ज़्यादा डिस्टेंस उधर कम डिस्टेंस, तो कैसे करते? हम लोग जब प्रूवमेंट करते हैं तो B को बाहर ले लेते हैं। क्यों B को बाहर ले लेते हैं? क्योंकि इसके हर पॉइंट पे B का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम, सिमेट्री हो गई। अब वैसे क्या होता है, एक तरफ कम है एक तरफ ज़्यादा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाएगा, यहाँ अलग अलग पॉइंट पे क्या होता है? अलग अलग, तो सिमेट्री नहीं रहती। और जब सिमेट्री नहीं रहती तो प्रूव भी ना हो पाता। फिर हम B बाहर कैसे लेते? अरे जब प्रूवमेंट करते हैं एम्पियर्स लॉ का यूज़ करके, कुछ क्यों नहीं जान पा रहे हो बेटा? जब एम्पियर्स लॉ का प्रूवमेंट करते हैं B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, तो क्या हो जाता है? ये BDL cos 0, और B को हम लोग क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं, और DL का इंटीग्रेशन L की वैल्यू 2πr, यही तो करते हैं हम लोग। B वेक्टर DL वेक्टर सेम डायरेक्शन में थे, बीच का एंगल 0 हो गया, cos 0 1, और B को बाहर ले लिया, DL का इंटीग्रेशन L का मतलब टोटल लेंथ 2πr, अगर सर्कल है तो। नहीं समझे? तो ये कब हम कर पाए? जब सिमेट्री थी, यानी B हर पॉइंट पे क्या था? सेम, यानी जितनी डिस्टेंस इधर थी उतनी डिस्टेंस इधर, हर जगह सेम डिस्टेंस, क्योंकि हर पॉइंट पे B सेम होगा तभी तो बाहर ले पाओगे। अगर तुमने इस तरीके से ले लिया होता, कहाँ गया? ऐसे, इधर R कम है उधर R ज़्यादा है, अलग अलग पॉइंट पे R की वैल्यू क्या है? अलग अलग, तो फिर कैसे करते? फिर तो B बाहर आते ही ना। अभी नहीं समझे? तो ये कब इनेबल है? जब सिमेट्री है। तो ये एग्जाम्पल लेके बता दोगे, पूरा प्रूवमेंट कर दोगे, ठीक है? तो दो हम बताने इसमें जो डिफरेंट हैं। तो 15 वाले में आपको क्या करना है? एम्पियर सर्किटल लॉ लिखना है और स्ट्रेट वायर का एग्जाम्पल लेके प्रूव कर देना है, और सिमेट्री है तभी प्रूव होगा। सिमेट्री का मतलब हर पॉइंट की डिस्टेंस सेम है वायर से, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 12 और 14, पहले 14 में सेमी सर्कल के पूछा है मैग्नेटिक फील्ड। किसके कारण पूछा है? सेमी सर्कल। देखिए, सेमी सर्कल, ठीक, डायग्राम बनाया करो वर्टिकल। इसमें जब सॉल्यूशन देखोगे तो सब में हॉरिजॉन्टल बनाया है, तुम कैसे बनाओगे? वर्टिकल। अपना लेवल देख के काम किया जाता है। वर्टिकल डायग्राम में इम्प्रूवमेंट करने में क्या रहती है? आसानी। समझ गए? अभी नहीं समझे? छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, समझ गए? अपनी क्षमता देख के काम किया जाता है ना। अब पता है जिम गए और 10 किलो उठाने की क्षमता और 50 किलो उठा लिया, तो बोन मैरो कैसे तैसे नहीं हो जाएगी, ठीक है? तो ये करंट आई। अब हमें सेंटर पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ निकालना है? सेंटर पे, ठीक है? तो पहले आप स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाल लो, DL वेक्टर। अच्छा, स्ट्रेट वायर के कारण यहाँ कितना हो जाएगा? 0। क्यों जी? अच्छा, इसके कारण क्यों यहाँ नहीं होता है? क्यों? ये जो स्ट्रेट वायर है इसके कारण O पे क्यों नहीं होता है? क्योंकि DL वेक्टर R वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे,
जैसे तुमने यहाँ पे तुमने अगर डीएल लिया और आर वेक्टर भी यही हो गया, सेम डायरेक्शन में, बीच का एंगल 0, और क्या फॉर्मूला बताया था वेक्टर फॉर्म में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब डी एल क्रॉस आर। समझ गए? अगर हम स्ट्रेट वायर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, तो डीएल वेक्टर और आर वेक्टर कहाँ हो गए, सेम डायरेक्शन में। डीएल वेक्टर आर वेक्टर कहाँ हो गए, सेम डायरेक्शन में। क्यों नहीं जान पा रहे हो? समझ गए? तो बीच का एंगल 0 फॉर स्ट्रेट वायर। डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर आर along in the same direction। तो जब सेम डायरेक्शन में हो गए, दैट इज थीटा इक्वल टू 0। ठीक है? और ए बी साइन थीटा लगाओगे, साइन 0 0, हैंस मैग्नेटिक फील्ड इज 0। जब डी बी 0 हो जाएगा तो उसका इंटीग्रेशन भी 0। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक, यानी हमें स्ट्रेट वायर के कारण निकालना ही नहीं है। ठीक है? स्ट्रेट वायर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, 0। अगर उसी लाइन पे निकालना है तो जैसे कोई वायर ये है और कोई तुमसे पूछे यहां निकालो, इधर या उधर नहीं, उसी लाइन पे, कितना होगा, 0, क्योंकि डीएल वेक्टर आर वेक्टर कहाँ हो जाएंगे, सेम डायरेक्शन। क्यों नहीं समझ पा रहे बेटा? अरे सुयस, ठीक है? अब सर्कल कहाँ निकालो, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, 90। एंगल कितना हो जाएगा, डीएल वेक्टर और आर। अब इसके लिए आर वेक्टर ये, और हर जगह 90 रहेगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल कितना होता है, 90। तो क्या आ गया, डीवी ड्यू टू सेमी सर्कल, ड्यू टू सेमी सर्कल। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन, डायरेक्ट भी निकाल लो, इंटीग्रेट कर लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए? अरे इंटीग्रेट कर दो, टोटल नहीं आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर ले लो, आई अपॉन आर स्क्वायर। आर भी कांस्टेंट है क्योंकि हर एक से डिस्टेंस आर होगी। डी एल का इंटीग्रेशन एल, एल की वैल्यू पाई आर। सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है, सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर, तो पाई आर नहीं हो जाएगी। तो डी एल का इंटीग्रेशन एल, एल का मतलब पाई आर। पाई आर कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। अरे पूरे सर्कल के कारण कितना होता है, 2 पाई आर, आधा 4 पाई आर नहीं हो जाएगा। नहीं समझे? कोई दिक्कत? नोट करें जल्दी। तो स्ट्रेट वायर के कारण कितना हो गया, 0। स्ट्रेट वायर के कारण 0। क्यों 0? क्यों डीएल आर कहाँ है, सेम डायरेक्शन में। इंटीग्रेट ऐसे करो, इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा निकल आएगा। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12। तो एक एक नंबर के हो गए, 2 और 3 नंबर वाले ट्राई करके आना, और ज़्यादातर 2 और 3 नंबर वाले के कैसे हैं, थ्योरेटिकल, अच्छी तरह ट्राई करना। और 22 बता ही चुके हैं, सबसे पहले 22 बताया था। ठीक है? बाकी सब वैसे ही हैं, ट्राई करके आना अच्छी तरह से। और अगले टॉपिक के भी। ठीक है? 3 टर्न है केवल इसके करने के लिए हम लोग पास। ठीक है? इसी हफ्ते हम लोग को यूनिट 4 में पहुंचना है। ठीक,
यूनिट 4 कौन सी है? EMI और AC। तो आज का लास्ट क्वेश्चन 12 सिंपल है। अभी हमने आपको बताया किसी लूप को सामने से देखने पे करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है तो बार बार भूल जाते हो क्या? नहीं, थोड़ी देर बाद बताया ना तुमने, 1-2 सेकंड लगे तुम्हें। क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। सुनिए, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप P and Q, each of radius r and carrying equal current are kept in parallel plane having common, यानी O पे पूछा कुल मिला के। सुनो भाई, ये एक लूप ये हो गया और एक लूप ये हो गया, ठीक है? ये लूप P है और ये लूप Q है। हमसे O पे पूछा है। ये डिस्टेंस कितनी है? R। लगने रहा, मान लो ये भी R। नहीं समझे? ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन में होंगे दोनों का मैग्नेटिक फील्ड तो ऐड हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सब तो जीरो आ जाएगा, अपोजिट होंगे। ये हमें देखना सेम में है कि अपोजिट में। तो पहले ड्यू टू वन लूप, एक लूप के कारण निकालें। एक्सिस पे है वो, दोनों के एक्सिस पे। नहीं समझे लड़के? तो एक लूप के कारण कितना हो जाएगा? B डैश मान लिया हमने, म्यू नॉट I A स्क्वायर, रेडियस R स्क्वायर दी गई है। रेडियस कितनी दी गई है? R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर होल पावर 3/2। X भी R हो गया, X भी कितना हो गया? R। अरे सेंटर से R डिस्टेंस ही तो है, तो ये कितना आ गया आपका? म्यू नॉट I R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल पावर 3/2। 2R हो गया, तो म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2√2 R क्यूब, म्यू नॉट I अपॉन 4√2 R। ये आ गया, समझ गए? अरे बार पहले निकाल तो चुके, नहीं समझे? ये आ गया। अब हमें डायरेक्शन देखनी है, तो हमें क्या बता रहे हैं हमसे? द डायरेक्शन ऑफ करंट इन P इज क्लॉकवाइज एंड इन Q इन एंटी क्लॉकवाइज। O पे खड़े हो, O पे खड़े हो, O पे, और P को देखो तो कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। O पे खड़े हो, वो यहाँ से इमेजिन करो, यहाँ खड़े ऐसे देख रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, तो साउथ पोल हो जाएगा। यानी O से देखो ना तो ये क्लॉकवाइज है, यानी साउथ हो गया है। और ये कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे ऐसे, क्लियर? और अब इधर से देखो, इसमें कैसी करंट है? एंटी क्लॉकवाइज, यानी ऐसे। नहीं समझे? इधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल। तो यानी B1 ये और B2 ये, दोनों कहाँ हो गए? सेम डायरेक्शन में। अरे क्लॉकवाइज में लाइंस क्या हो करती हैं? एंटर करती हैं, साउथ पोल में एंटर करती हैं, नॉर्थ पोल से बाहर निकलती हैं। क्यों नहीं जान पा रहे हो? तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? B इक्वल टू B1 प्लस B2, और दोनों की वैल्यू सेम होगी 2B डैश। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, B1 प्लस B2, और B1 भी B डैश, B2 भी B डैश। समझ गए? 2B डैश 2।
बी डैश हमने एक लूप कितना निकाला था, दोनों का इतने तो होगा, क्यों नहीं जान पा रहे हो तुम बेटा? तो 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 आर, यानी कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 आर। आंसर। डायरेक्शन अगर पूछेंगे तो फ्रॉम Q टू P, फ्रॉम Q टू P, या टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड कह दो, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड। क्लियर? नोट करें। हाँ, यूनिट जरूर लिखा करो, ये आदत न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये आदत खराब मत करो। कोई भी फार्मूला लिखो यूनिट जरूर लिखो, ताकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे उसका मन गदगद हो जाए, नहीं समझे, आत्मा प्रफुल्लित हो जाए, समझ गए, मन पुलकित हो जाए। समझ गए? तो हमने एक एक नंबर के बता दिए, दो दो नंबर के मुश्किल से 2-3 बचेंगे, क्योंकि बाकी सब कैसे हैं, थ्योरेटिकल, और ज़्यादातर कौन से हैं, सर्कुलर लूप के अंदर एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर लूप के एक्सिस, या तो सर्कुलर लूप के एक्सिस पे या सोलेनॉइड के अंदर। समझ गए? कोई डाउट? ओके, दैट्स ऑल।